पढ़ते हैं गुल्ली डंडा विश्लेषण और मूल्यांकन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका जो कथा मूल्य है वो पढ़ते हैं कि स्वाधीनता की चेतना का विकास मूलतः शिक्षा से जुड़ा था और शिक्षा की पूरी व्यवस्था अधिकांशतः अंग्रेजों और उनकी जीवन शैली में अंधभक्ति रखने वाले लोगों के हाथों में थी। जाहिर है कि ऐसे में नई पीढ़ी की मानसिकता, उसकी योग्यता तथा संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के मोर्चे पर यह सोच बाधा पैदा कर रही थी। प्रेमचंद की कहानियां जीवन के वास्तविक क्षेत्र में उतरकर स्वाधीनता की संभावनाओं की तलाश करती है। गुल्ली डंडा में की गई यह तलाश उन्हें इस निष्कर्ष तक ले जाती है कि भारत के आम आदमी को अपने उस जीवन से जुड़े तमाम छोटे छोटे प्रसंगों में कौन सी जीवन दृष्टि अपनानी चाहिए जिससे उसका जीवन सुखद और सार्थक हो सके, क्योंकि उस आम आदमी के जीवन को सुखद और सार्थक बनाए बिना देश के विकास की कोई भी कवायद महज मजाक बन जाने के लिए अभिशप्त है। इस तरह हम देखते हैं कि क्रिकेट तथा अन्य अंग्रेजी खेलों की तुलना में गुल्ली डंडा को ज्यादा महत्वपूर्ण बताना किसी व्यक्ति या लेखक की व्यक्तिगत धारणा मात्र न होकर सांस्कृतिक राजनीति का एक सुनिश्चित दृष्टिकोण है, जिसके गंभीरतर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थ हैं। हम सभी जानते हैं कि खेल जीवन भाषा की बेहद महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक है। यह खेल हमारे व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जीवन के अनेक पक्षों की तरह किसी प्रदत्त देश, काल या समाज के लिए खेलों की भी अपनी एक सहज परंपरा होती है। अतः विकास और तथाकथित आधुनिकता के नाम पर अपनी जमीन और परिवेश से जुड़े इस जैसे अन्य सांस्कृतिक तत्व की उपेक्षा समाज को निरंतर कमजोर करती चली आई है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद क्रिकेट के नाम पर भारत में ही नहीं अनेक देशों में बाजार द्वारा प्रायोजित जो जुनून फैलाया जा रहा है उसका आधार निसंदेह वही हीनता बोध है, जिसके तहत हम अपनी हर एक चीज को सामान्यतः पश्चिम और विशेषतः इंग्लैंड से हीन मान लेते हैं। प्रेमचंद इस भावना पर सीधी चोट करते हैं। उनके अनुसार एक ऐसे देश में जहाँ शिक्षा सामान्यतः मूत दी जाती रही थी, स्कूलों से जुड़े आनुषंगिक व्यय के लिए 2-3 रुपए वार्षिक फीस लेना नितांत अनुचित है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि गुल्ली डंडा कथाकार प्रेमचंद के लिए उनकी और उनके देशवासियों की गरीबी, आत्मसम्मान तथा आर्थिक व्यवहारिकता के साथ सांस्कृतिक विरासत के प्रति लगाव का प्रमाण है, जबकि तथाकथित आधुनिकता के नाम पर पश्चिमीकरण की अंधी दौड़ में शामिल होकर अपनों के बीच अपनी विशिष्टता देखने और दिखलाने में मशगूल भारतीयों के प्रति यह कहानी एक कड़ी फटकार भी है और चेतावनी भी। गुल्ली डंडा में अभिव्यक्त सभ्यता समीक्षा का स्वरूप। हंस पत्रिका के फरवरी 1933 के अंक में प्रकाशित इस कहानी का शीर्षक और इसका एक त्वरित पाठ हमारे मन पर जो प्रभाव छोड़ता है वह पढ़े लिखे व्यक्ति के उस इलाके में संयोगवश पहुंच जाने से जहां वह पला बढ़ा था पैदा हुए नॉस्टैल्जिक इफेक्ट का आधार लेकर पाठकों को उसके जीवन के किन्हीं विस्मृत प्रियतर इलाके में ले जाने वाली कहानी लगती है। इसमें होता यह है कि कहानीकार का उद्देश्य पाठक को उसके जीवन के किसी पुराने प्रियलोक में वापस ले जाना मात्र नहीं है। कहानी अपनी पहली पंक्ति से ही समकालीन जीवन के दो परस्पर भिन्न दृष्टिकोणों को न केवल सामने लाती है बल्कि एक की उपेक्षा दूसरे को ठोस तार्किक आधारों पर बेहतर ठहराती है। एक और अंग्रेजी दोस्तों द्वारा चुनी गई जीवन विधा, उनके द्वारा अपनाए गए खेलों में लॉन, कोर्ट, नेट, रैकेट, थापी आदि महंगी चीजों की आवश्यकता होती है, तो दूसरी ओर कथा नायक द्वारा चुनी गई जीवन विधि है गुल्ली डंडा, जिसे लेखक नैरेटर के हवाले से सब खेलों का राजा कहता है। प्रेमचंद लिखते हैं, विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च न कीजिए खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकते। यह गुल्ली डंडा है कि बिना हरर फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों
से अरुचि हो गई है। यहाँ यह पूछना असंगत न हुआ कि आखिर चीन, जापान, कोरिया या फिर अमेरिका में क्रिकेट को लेकर वह जुनून पैदा क्यों नहीं हुआ जो समूचे भारतीय उपमहाद्वीप की सामान्य पहचान बन चुका है। सामान्य सामाजिक व्यवहार में व्याप्त इस असंगति को सामने लाकर वे चुपचाप नहीं हो जाते, व्यवस्था पर भी कड़ी टिप्पणी करते हैं। कहानी के पहले ही परिच्छेद में आप निम्नलिखित पंक्तियों को देख सकते हैं। हमारे स्कूलों में हरेक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती थी। किसी को यह न सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो। इसी तर्क प्रणाली को और आगे बढ़ाते हुए लेखक ने उस आयाचित धारणा को 2 टूक शब्दों में विरोध किया है। उनका कहना है, ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। मुझे खैर यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। इसी क्रम में इस खेल के कुछ ऐसे पहलू सामने आते हैं जिन पर गौर किए बगैर कहानीकार के वास्तविक मंतव्य का पता पाना मुश्किल है। खेल के लिए जरूरी सामग्री जैसे गुल्ली और डंडे आदि को खुद से बनाने को लेकर उत्साह और लगन, खिलाड़ियों का जमावड़ा, पदने से लेकर लड़ाई झगड़े तक सर्वत्र प्रकट होने वाली यह स्वभावगत सरलता को प्रेमचंद बखूबी याद रखते हैं। जहाँ समाज में घर कर गए भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं, अमीर तबकों की पहचान बन चुके बेलिहाज प्रदर्शन और अनर्गल अभिमान की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ कहानीकार ने इस खेल से जुड़ी लगभग हर बात को आत्मीय परख के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें पिता के क्रोध, माँ की चिंता की उपेक्षा तक शामिल है। इसके बाद देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। कहानी के बारे में बताया गया है कि कैसे बचपन में बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे, उन्हें और जो अफसर बन के आया है अपने गांव में, लेकिन फिर भी उसे बचपन की अपनी एक एक चीज़ें याद है। ठीक है, इसके बाद मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। गुल्ली डंडा में व्यक्त जीवन मूल्य। मनुष्य जाति के लिए ही सबसे विकट पहेली है। मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे बड़ी विकट पहेली। वह खुद अपनी समझ में नहीं आता, किसी न किसी रूप में वह अपनी ही आलोचना किया करता है, अपने मनो रहस्य खोला करता है। मानव संस्कृति का विकास ही इसलिए हुआ है कि मनुष्य अपने को समझे। प्रेमचंद का यह कथन उनकी रचनात्मकता, चेतन की मूल प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि पिता के तबादले के चलते कथावाचक को बचपन की वह जगह छोड़नी पड़ती है। नई जगह जाने की खुशी हमजोलियों से बिछड़ने के गम पर भारी पड़ती है। बालक अपने साथियों पर धौंस जमाने के लिए अपने अनदेखे नए ठिकाने के बारे में बहुत सी आधारहीन कल्पनाएं करता है। वह बगैर साथियों के बीच वह उस नई जगह को कल्पना के बल से पूरा का पूरा रच डालता है। ठीक है, प्रेमचंद अपने चिर परिचित अंदाज में जीवन के सच का एक अन्य आसांग पाठकों के सामने लाते। बच्चों का सच यह है कि वह अपने साथी और परिचित प्रवेश से बिछड़ रहा है। वह मजबूर है और यह मजबूरी उसका सच है। ठीक है, हमारे यानी बड़ों का सच देश की गुलामी और बदहाली है। हम अंग्रेजी रहन सहन और खेलकूद आचार विचार को अपनाकर जिस मायालोक को रच रहे हैं, प्रेमचंद उसी मायालोक का सच सामने ला देते। बच्चे झूठ को सच, हम सच को झूठ बनाने के लिए कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। एक साधारण समझ जाने वाले खेल के बहाने प्रेमचंद ने मानव व्यक्तित्व के व्यक्तिगत और सामाजिक अनेक पहलुओं
के साथ भारतीय खासतौर पर हिंदी समाज के उस ऐतिहासिक संदर्भ को सामने लाया है जो राष्ट्रीय चेतना के विकास की दृष्टि से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। उसके बाद इस कहानी में व्यक्त की गई धारणाएं और भावनाएं न केवल समाज के लिए बल्कि उस समय और आज के समय और समाज के लिए भी सार्थक विकास के अनेक सूत्रों को संजोए है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और हमें उसे ध्यान में रखना चाहिए। जो पॉइंट अभी हमने टिक आउट किए हैं उसको हम रिवीजन करते रहेंगे, तो इससे एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, 20 वर्षों के अंतराल के बाद कथावाचक इंजीनियरिंग पास करता है और कामकाज के सिलसिले में संयोगवश उसी जगह पहुँचता है जहाँ उसका बचपन बीता था। ठीक है, कहानी ऐसी ही है। और उसके बाद गांव जाने के बाद उसे अपनी सारी चीज़ें याद आती है। वो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है गिल्ली डंडा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि मैं दूर से ही पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था, उसके गले लिपट जाऊं पर कुछ सोच कर रह गया। जब वो अपने दोस्त को देखता है जिसके साथ बचपन में वो गिल्ली डंडा खेलता था, तो उसकी बचपन की स्मृतियाँ जो हैं उसे याद आने लगती हैं। बचपन के दो मित्रों को इतने वर्षों बाद फिर से मिलना देखने लायक ही नहीं, समझने लायक भी है। एक के द्वारा पूछा गया प्रश्न झुक कर किए गए सलाम और मालिक संबोधन के साथ उत्तर पाता है। पढ़ने वाले को लगता है कि यह सब ठीक है। एक अर्थ में यह ठीक भी है, क्योंकि समाज में व्याप्त विसंगतियाँ इतनी गहरी और गाढ़ी हो चुकी है कि सामान्य व्यवहार में यहाँ वहाँ प्रकट होने वाली विडंबनाएं या तो हमें दिखाई नहीं देती या फिर गलत को सही मानना ही हमारी फितरत बन गई। पश्चिम परिचय पूछने पर गया कहता है, डिप्टी साहब का साइस हूँ। डिप्टी साहब का यानी अन्य दोस्तों की खबर पूछने के बाद जब कथावाचक जिले के इंजीनियर के रूप में अपना परिचय देता तो जवाब में गया कि सहज सी टिप्पणी अर्थ की अनेक अनुगूंजे, सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। कथाकार एक ऐसी पृष्ठभूमि रच आया है जहाँ इन दोनों को साथ साथ खेलते कूदते और जूझते दिखाया गया है। यहाँ पे जो वो कथन कहता है कि सरकार तो पहले ही बहुत जहीन थे, एक और उस व्यवस्था का निर्विरोध स्वीकार है जो एक ही समाज के किसी खास स्तर से जुड़े व्यक्ति को बराबर या कम योग्यता के बावजूद जिले का इंजीनियर बनाती है, तो दूसरी ओर बराबर और अधिक योग्यता रखने वाले अपेक्षीय निम्न समझे जाने वाले स्तर से आए व्यक्ति को डाकिया या साइस बनाकर छोड़ती है। यह उसी विडंबना बोध से उपजी क्षमाशील दया है जो सामने वाले को बिना किसी आक्रोश और घृणा के उसकी सही औकात बता देती है। इसके बाद है बराबर वालों में जो खेल दूसरे दिन खेला जाता है उसे देखकर इंजीनियर साहब की बुद्धि पर पड़े सारे पर्दे हट जाते हैं। समझ में आता है कि अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेल नहीं बल्कि केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेमानियाँ की, पर उसे ज़रा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं। इसके बाद और अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो हम उसे भी देख लेते हैं। इसके बाद वर्तमान भारतीय जीवन में इस कहानी की प्रासंगिकता देख लेते हैं। हाँ, तो कला और विशेषता साहित्य के क्षेत्र में रचना की प्रासंगिकता के दो आयाम है, तत्कालिक और सर्वकालिक। तो साहित्य की कालजीवता और कालजीयता की चर्चा की जाती है। वर्तमान भारतीय जीवन संदर्भ में कहानी की प्रासंगिकता को परखने के लिए प्रेमचंद साहित्य विषयक विचारों को जानना जरूरी है। आगे देखते हैं थोड़ा।
इसी प्रसंग को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा था, अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका और भी कुछ उद्देश्य है। गुल्ली डंडा कहानी का प्रयोजनगत संदर्भ ऊपरी लिखित पंक्तियों में पूरी तरह से अभिव्यक्ति पाता है। ऐतिहासिक नजरिए और तार्किक विधि से सभ्यता विमर्श का आधार विवेक विकसित करना है। आज का भारतीय समाज जिन विसंगतियों से ग्रस्त होकर विकास की अपेक्षित दिशा और गति पाने में अक्षम साबित होता रहा है, उन्हें कई प्रसंगों में प्रेमचंद के साहित्य द्वारा अर्जित विवेक के बल पर दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए समाज के उच्च मध्यम वर्गीय लोगों में व्याप्त दिखावा और जनसाधारण से बढ़ती दूरी, शिक्षा पद्धति में निहित खामियों का सतर्क विरोध, व्यापक जन समुदाय की व्यवहार प्रणाली और सोच को बदलने की चेष्टा, जीवन के व्यवहारिक संदर्भों में जनतांत्रिक विकल्प की खोज और आत्मावलोकन की प्रेरणा आदि, ये प्रसंग मानव प्रकृति से अपने सीधे जुड़ाव के कारण न केवल तब बल्कि अब भी प्रासंगिक है। मानव प्रकृति की अंतरंग परख, गहन एवं सतर्क विवेचना, रचनात्मक दृष्टि में निहित व्यापकता और दूरदर्शिता के साथ आत्मीय संवाद, धर्मी संप्रेषणीयता के कारण इनकी असंख्य रचनाएं न केवल आज बल्कि आगे भी प्रासंगिक बनी रहेंगी। अब आगे पढ़ते हैं। जुलूस, विश्लेषण और